अच्छा, इस बैकग्राउंड थ्रेड हम बात कर रहे थे कि जब आपने एक अपनी एप्लीकेशन में थ्रेड स्टार्ट किया, ठीक है? तो आप ऐसा भी चाह सकते हैं कि जब एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ करूँ, तो वो जो दूसरे थ्रेड्स मैंने स्टार्ट किए हैं, वो भी क्लोज़ हो जाएँ। या आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को मैं बेशक क्लोज़ कर दूँ, लेकिन बाकी थ्रेड्स जो स्टार्ट हुए हैं, वो अपनी एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्लोज़ हों, ठीक है? तो बैकग्राउंड थ्रेड वो हैं जो एप्लीकेशन एंड होने के साथ ही एंड होते हैं, और फोरग्राउंड थ्रेड वो हैं जो अपनी एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद एंड होते हैं, बेशक एप्लीकेशन एंड हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे थ्रेड्स जो हैं सी शार्प में फोरग्राउंड थ्रेड्स हैं, ठीक है? तो इस बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी वो फॉल्स रिटर्न करते हैं। करंट थ्रेड, ये प्रॉपर्टी आपको थ्रेड का रेफरेंस रिटर्न कर देगी। इज़ अलाइव, प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी वगैरह बताते हैं, और थ्रेड स्टेट हमारे पास थ्रेड स्टेट बताएगी। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि रिसोर्सेज़ हम शेयर करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल शेयर किए अभी थोड़े पहले, डन का वेरिएबल, उसी तरीके से थ्रेड्स के बीच में हम क्यू शेयर कर सकते हैं। क्यू एक प्रॉपर लाइन होती है, या ये कह लें आप कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की, ठीक है? क्यू बनाई जाती है कि एक तरफ से एंटर हो एलिमेंट, दूसरी तरफ से उसको रिसीव किया जाए। पेरेंट थ्रेड वो होता है जो स्टार्ट करता है थ्रेड को, और चाइल्ड थ्रेड जो कि कोई पेरेंट स्टार्ट करता है जिसे, वो एक चाइल्ड थ्रेड होता है। तो आप पेरेंट थ्रेड से चाइल्ड थ्रेड में मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं क्यू के थ्रू, ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन, जब कॉमन रिसोर्स शेयर होता है थ्रेड्स के बीच में, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। ये बात हम देख चुके हैं। तो हमें कोई किसी किस्म का लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है ताकि डाटा सिंक्रोनाइज रहे, ठीक है? वरना क्यू के केस में ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट ने अभी एलिमेंट क्यू में डालना शुरू किया या इन क्यू करना शुरू किया, साथ ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, उसका टाइम स्लाइस कंप्लीट हो गया और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ठीक है? फिर अभी वो इंसर्ट नहीं हुआ, अनडिफाइंड स्टेट में था, चाइल्ड थ्रेड वेकअप हो गया, यानी कि उसको एग्जीक्यूशन मिल गई, उसने एलिमेंट डीक्यू करने की कोशिश की क्यू से, तो रिजल्ट अनडिफाइंड आ गया। तो ये इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। तो एक लॉकर हमने देखा है डॉट नेट का, इसी तरह मॉनिटर भी होता है, ठीक है? ये ज़रा ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको। इंटरलॉक्ड भी होता है, ठीक है? ये एटॉमिक ऑपरेशंस देता है आपको करने के लिए डाटा टाइप्स पे, इंट्स, लॉन्ग, फ्लोट वगैरह पे। म्यूटेक्स होता है, ठीक है? जो एक रीजन ऑफ कोड को गार्ड करता है। कैन सिंक्रोनाइज़ अक्रॉस प्रोसेस बाउंड्रीज़, ठीक है? तो ये प्रोसेस बाउंड्रीज़ के अक्रॉस भी सिंक्रोनाइज़ करता है, ठीक है? ऑटो रिसाइज़ इवेंट, ऑटो रीसेट इवेंट एंड वेट वन, ये भी एक किस्म का लॉक है, ये ज़रा ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देता है, ठीक है? थ्रेड की सीक्वेंसिंग वगैरह आप इससे बेहतर कर सकते हैं। रीडर राइटर लॉक होता है कि मतलब जब भी कोई राइट करने लगे राइटर, तो उसको लॉक करें, ठीक है? और रीडर के लिए कोई लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है, रीडर जब मर्ज़ी रीड करे। इस तरह के लॉक्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको स्टडी करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास कलेक्शंस के अंदर भी लॉक्स हैं। जैसे अरे लिस्ट में हमारे पास है सिंक्रोनाइज़्ड का एक फंक्शन है, ठीक है? पहले आप अरे लिस्ट बनाते थे, जो पहली लाइन लिखी है, ये अनसिंक्रोनाइज़्ड अरे लिस्ट होती है, ठीक है? फिर अगर आप इस तरह बनाएँ अरे लिस्ट सिंक इज़ इक्वल टू अरे लिस्ट डॉट सिंक्रोनाइज़्ड, ठीक है? और उसमें अनसिंक्रोनाइज़्ड अरे का अरे लिस्ट का रेफरेंस डाल दें, तो अब जो अरे लिस्ट बनेगी वो एक सिंक्रोनाइज़्ड अरे लिस्ट होगी। इसका मतलब इस अरे लिस्ट को मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में आप जब शेयर करेंगे, तो इसमें डाटा हमारे पास सिंक्रोनाइज़्ड रहेगा दोनों तरफ, ठीक है? इसके लिए लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा मेथड्स के ऊपर भी आप एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, और उस एट्रीब्यूट से उस मेथड को आप सिंक्रोनाइज़ बना सकते हैं, ठीक है? जैसे मेथड इम्पल, यानी कि मेथड इम्प्लीमेंटेशन का एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर आप डालते हैं मेथड इम्पल ऑप्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड। इससे ये पूरा मेथड एक क्रिटिकल सेक्शन बन जाता है, एक सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन बन जाता है, ठीक है? इससे क्या होता है, ये एक रीजन ऑफ कोड सिंक्रोनाइज़ हुआ है, जबकि लॉक और मॉनिटर क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? लॉक और मॉनिटर सिंक्रोनाइज़ ऑब्जेक्ट्स को कैसे करते हैं, मैं लॉकर दिखाता हूँ आपको जो हमने यूज़ किया अभी थोड़ी देर पहले। ये यहाँ पे लॉक के अंदर एक ऑब्जेक्ट ये है ना लॉकर, ठीक है? इस लॉकर को सिंक्रोनाइज़ करके इसने इस सेक्शन को सिंक्रोनाइज़्ड किया है, या इस सेक्शन को लॉक किया है।
बेसिकली वो सिंक्रोनाइज उसने लॉकर का ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ये करते हैं सिंक्रोनाइज, ठीक है। अब विंडोज फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूं कि एक यूआई थ्रेड होता है जिसको हम ये काम देते हैं कि यूआई रेंडर आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक बैकग्राउंड थ्रेड हम बना देते हैं जिसका काम होता है बैकग्राउंड से किसी किस्म का डाटा रीड करना या इस तरह का काम करना और उसके अगेंस्ट मैसेजेस यूआई पे दिखाना, ठीक है। उसको हम वर्कर थ्रेड भी कह देते हैं कि जो वर्कर थ्रेड है, ठीक है। एक यूआई थ्रेड हो गया और एक वर्कर थ्रेड हो गया। अच्छा, अब वर्कर थ्रेड मस्ट नेवर एक्सेस यूआई फंक्शंस डायरेक्टली, ठीक है। वर्कर थ्रेड कभी भी डायरेक्टली यूआई के फंक्शंस एक्सेस नहीं करेगा, डायरेक्टली लेबल में टेक्स्ट सेट नहीं करेगा, ठीक है। वो उस यूआई थ्रेड के थ्रू करेगा जो भी काम करना है। अच्छा, अब थ्रेडिंग के कुछ यूजेस हैं और मिस यूजेस हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बनाना, ये इसका यूज है कि फॉर एग्जांपल आपने वर्कर थ्रेड अलग कर दिया, यूआई थ्रेड अलग कर दिया। अब वर्कर थ्रेड के स्लो होने की वजह से यूआई रेंडर होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यूआई थ्रेड यूआई को रेंडर कर देगा और कीबोर्ड और माउस के इवेंट्स भी गेट करना शुरू कर देगा। तो रिस्पॉन्सिव होगी, रिस्पॉन्स बेहतर हो गया। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ एन अदरवाइज ब्लॉक्ड सीपीयू, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड से क्या होता है, सीपीयू ब्लॉक नहीं होता। एक थ्रेड ने अगर इनपुट का या आईओ का वेट करना है तो उस थ्रेड को वहां से निकाल के कोई और थ्रेड उसी एप्लीकेशन का या किसी और एप्लीकेशन का रन होने लग जाता है, ठीक है। तो सीपीयू ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। वरना अदरवाइज तो जो जिस थ्रेड को सीपीयू मिल गया वो बैठा रहे वहीं पे, जी बेशक आईओ का वेट कर रहा हूँ लेकिन मैंने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट करूंगा तो दूसरा कोई प्रोसेस आएगा, ठीक है। फिर इस ये मसला आ जाता है मल्टी थ्रेडिंग नहीं है तो। पैरेलल प्रोग्रामिंग, आप चाहते हैं कि दो थ्रेड पैरेलली किसी चीज को कोई काम करें, ठीक है। या ये आप चाहते हैं कि मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर सिस्टम है उनकी मल्टी प्रोसेसिंग पावर को यूज करूं और पैरेलल एग्जीक्यूट करके काम जल्दी हो जाए, ठीक है। और एक और यूज है अलाउइंग रिक्वेस्ट टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है आपकी फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सर्वर ने मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो वो मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। पीयर टू पीयर का मतलब दो क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ मिसयूजेस भी हैं थ्रेडिंग के। मिसयूजेस जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग कैन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी कि अब आपने इतना सारा कोड लिखना है और मैनेज करना है, आपने इसको डिवाइड करना है मल्टीपल थ्रेड्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। थ्रेडिंग आल्सो incurs a resource and CPU cost in scheduling and switching threads, ठीक है। तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी मल्टीपल टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये सीपीयू कॉस्ट लग जाएगी। अगर आपके इतने ज्यादा थ्रेड्स आपने बना दिए एप्लीकेशन ने, बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल हजारों में या लाखों में, तो वो इतने थ्रेड्स हो जाएंगे कि उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी सीपीयू का, ठीक है। इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी इतनी शदीद किस्म की, और सीपीयू वगैरह के रिसोर्सेज भी बैठ जाएंगे, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे काम है जिसमें सिक्वेंशियल आपको रन करना चाहिए, जैसे आईओ, डिस्क आईओ है, रीड कर आपने हार्ड डिस्क रीड करने, तो सिक्वेंशियल मैनर में अगर आप रीड करें तो वो बेटर होगा। इंस्टेड अगर आप पैरेलल मल्टीपल थ्रेड्स को लगा दें तो वो जरा बेहतर काम नहीं है इस केस में, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ आई बात? यस सर। थ्रेडिंग के अलावा एक चीज हमने आज देखनी थी, वो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग या सॉकेट्स। एक नया प्रोजेक्ट बना के हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। कंसोल एप्लीकेशन ही बना लेता हूँ, सॉकेट्स ऐप। सॉकेट्स ऐप बनाते हैं। एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट सर्वर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टार्ट सर्वर।
लोकल होस्ट एक सर्वर है, ठीक है, मेरा यानी कि अपनी मशीन, मैं उसका आईपी वगैरह गेट करना चाह रहा हूँ। होस्ट डॉट एड्रेस लिस्ट अब आ जाएगी मेरे पास। मेरे सिर्फ मल्टीपल एड्रेस है अगर मशीन के, तो मुझे सिर्फ पहला चाहिए, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। आईपी एंड पॉइंट, पॉइंट, अच्छा अब एक एंड पॉइंट में बना लूंगा। एंड पॉइंट में क्या जाता है मेरे पास, आईपी एड्रेस जो मैंने अभी गेट किया, और एक पोर्ट दे देते हैं हम, 11,000 दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड पॉइंट बन गया। अब लगाएंगे ट्राई कैच, ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ये सारा काम ट्राई कैच में होगा क्योंकि ये ट्राई कैच है। अब इस ट्राई कैच में मुझे सर्वर स्टार्ट करना है बेसिकली, सॉकेट बना के। ये बेसिकली मैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। सॉकेट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग system.net.sockets, न्यू सॉकेट, आईपी एड्रेस डॉट एड्रेस फैमिली जाता है इसमें, कॉमा, सॉकेट टाइप जाएगी, स्ट्रीम चाहिए मुझे, एंड प्रोटोकॉल टाइप डॉट, अब प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, इसमें टीसीपी वाला चाहिए मुझे, टीसीपी सॉकेट्स बना रहा हूँ मैं बेसिकली, जो टीसीपी लेयर पे चलते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा। लिसनर डॉट बाइंड, उस एंड पॉइंट को इसमें बाइंड कर देते हैं। अच्छा अब ये ऑलवेज रनिंग लूप, ऑलवेज रनिंग लूप में मैं बना देता हूँ लिसनर डॉट लिसन। अब ये लिसन कर रहा है, ठीक है, कितने क्लाइंट्स तक लिसन करने हैं, 10 तक, मैं कहता हूँ 10 क्लाइंट तक ये एक्सेप्ट कर सकता है अब ये सर्वर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लॉग लगा देता हूँ, लॉगिंग के लिए ये बेहतर होती है इस तरह की स्टेटमेंट्स, ताकि पता लगे कहाँ तक एग्जीक्यूशन आपकी होगी है। वेटिंग फॉर कनेक्शंस, सॉकेट हैंडलर इक्वल टू लिसनर। अब कोई भी आएगा कनेक्शन जैसे ही, तो उसने एक्सेप्ट करना है उस कनेक्शन को, स्ट्रिंग डाटा। अब डाटा उस कनेक्शन जैसे ही बिल्ड हो गया, उसके बाद उस क्लाइंट ने जो डाटा भेजना है वो चाहिए हमें, तो उसके लिए ये डाटा एंड बाइट्स का वेरिएबल बना लिया मैंने। इसमें अब डाटा गेट करते हैं, व्हाइल ट्रू, ये भी नेवर एंडिंग लूप है, इसमें बाइट्स की अरे को इनिशियलाइज कर देते हैं 1024 फॉर एग्जांपल। इसके बाद हैंडलर से रिसीव करना शुरू करते हैं बाइट्स, स्ट्रीम में आएगा, बाइट्स की फॉर्म में आएगा डाटा क्लाइंट से, बाइट्स। अच्छा अब इस बाइट्स को हमने डाटा के स्ट्रिंग वेरिएबल में डालना है, इनकोडिंग डॉट आस्की इनकोडिंग, कोई ना कोई इनकोडिंग बतानी पड़ती है कि यार इस इनकोडिंग में इसको डीकोड करो। बाइट्स हैं 0 से लेकर जितने भी बाइट्स रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स सारे डाल के इसमें ये हमने कर लिया। डाटा डॉट, जब तक इसमें मैं एक
लगाऊंगा, एंड करने के लिए एक टैग लगाऊंगा, ठीक है। क्लाइंट साइड पे जैसे ही वो टैग आएगा EOF, एंड ऑफ फाइल के लिए स्टार्ट, इसको कहते हैं EOF। एंड ऑफ फाइल टैग जैसे ही आएगा तब तक ये डाटा रीड करना है। ब्रेक, ठीक है। जैसे एंड ऑफ फाइल का आया, टैग मिल गया, यानी कि -1 इंडेक्स नहीं होगा उसका, जाहिर है अगर मिल गया तो। एंड ऑफ फाइल मिला, साथ ही ब्रेक कर देंगे इस नेवर एंडिंग लूप से। और इस लूप से बाहर आके अब मैं क्या करूंगा, उस डाटा को प्रिंट कर देते हैं। टेक्स्ट रिसीव्ड, टेक्स्ट रिसीव्ड और 0, इस 0 की जगह पे अब डाटा प्रिंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डाटा तो रिसीव हो गया, अब मैं कोई मैसेज क्लाइंट को सेंड भी कर देता हूँ। इनको ding.ascii.getBytes, इसको कोई वेरिएबल दे देता हूँ, कोई डाटा, सॉरी स्ट्रिंग का डाटा देता हूँ। your data is received, your data is received successfully, ये बाइट में चला गया और हैंडलर डॉट सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ नेवर एंडिंग लूप, ठीक है। यानी कि ये डाटा रिसीव करेगा, प्रिंट करेगा और ये वाला मैसेज सेंड कर देगा और उसके बाद दोबारा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बस एक दफा डाटा रिसीव किया उसके बाद ये क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये हैंडलर को क्लोज भी करूंगा, हैंडलर डॉट शट डाउन, एक्सेसिबल। हाँ, यहाँ पे मैं शट डाउन कर सकता हूँ। हैंडलर के वेरिएबल को बाहर बना लेंगे, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हैंडलर डॉट शट डाउन, सॉकेट शट डाउन डॉट बोथ, दोनों सॉकेट्स रिसीव और वो वाले बंद कर दिए, और हैंडलर डॉट क्लोज। हैंडलर नॉट इक्वल टू नल। ये काम मैं करूंगा जब मैं ये चाहता हूं कि ये क्लोज हो जाए, यहाँ पे करूंगा, सॉरी, ठीक है। क्योंकि लूप से बाहर तो फिर वरना फायदा ही नहीं है, लूप से बाहर तो आएगा ही नहीं वरना, ठीक है। जब मैं ये चाहूंगा कि ये मैसेज सेंड कर दिया, रिसीव कर दिया, अब क्लोज हो जाए, तब ये काम करूंगा। लेकिन मुझे फिलहाल ये जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे ये काम यहाँ पे करना नहीं है फिलहाल, मुझे क्लोज नहीं करना। मैं ऑलवेज लिसनिंग वाला बना रहा हूँ ताकि ये हमेशा क्लाइंट्स को लिसन करता रहे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है जी, वेटिंग फॉर कनेक्शंस कर रहा है। अब कोई क्लाइंट इसको सेंड करेगा कनेक्शन तो तभी है। एक क्लाइंट की ऐप भी बना लेते हैं, फिर एक न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसी में ऐड कर लूंगा सॉकेट क्लाइंट। इसी तरह सॉकेट क्लाइंट में स्टार्ट क्लाइंट,
यहाँ पे फंक्शन डालता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टार्ट क्लाइंट। बाइट अरे बना लेते हैं एक, ट्राई कैच। अब इसमें सारा काम करना है, आईपी होस्ट एंट्री, अच्छा host is equal to dns dot get host एंट्री, लोकल होस्ट वाले का ही एड्रेस चाहिए, अगर कोई आईपी होता तो आईपी ले लेते, आईपी एड्रेस होस्ट डॉट एड्रेस लिस्ट 0 वाला, आईपी एंड पॉइंट उसी तरह बना लेंगे, रिमोट ईपी आईपी एंड पॉइंट आईपी एड्रेस कॉमा पोर्ट और आईपी एड्रेस सेम होगा ताकि जिस सर्वर से कनेक्ट होना है उसी की पोर्ट हो और उसी का आईपी हो। सॉकेट के लिए इंपोर्ट कर लेंगे, न्यू सॉकेट आईपी एड्रेस डॉट एड्रेस फैमिली कॉमा सॉकेट टाइप डॉट स्ट्रीम कॉमा प्रोटोकॉल टाइप डॉट टीसीपी प्रोटोकॉल टाइप डॉट टीसीपी सेंडर डॉट कनेक्ट, इसको वो एंड पॉइंट बता देंगे, इससे कनेक्ट होना है, console dot write line socket connected to string, इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला बात यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कनेक्ट होगा ये प्रिंट कर देंगे, बाइट मैसेज कोडिंग डॉट ASCII डॉट गेट बाइट्स, दिस इज अ टेस्ट क्लाइंट, और एंड पे EOF, ताकि EOF से सर्वर को पता लगे कि यहाँ तक बस रीड करना था, इससे बाद में नहीं करना, इंट बाइट्स sender dot send message int bytes receive, अब रिसीव करेंगे sender dot receive, सर्वर ने क्या वापस दिया, console dot write line received message encoding dot ASCII dot get string bytes comma 0 comma bytes receive, अच्छा ये सब काम होने के बाद क्या करेंगे, sender dot shutdown socket shutdown dot both,
सेंड और रिसीव दोनों चीजें क्लोज कर देंगे, सेंडर डॉट क्लोज एंड कंसोल डॉट रीड लाइन कर लेंगे ताकि एकदम से वो बंद ना हो। अच्छा, ये हमारा सर्वर चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, वेटिंग फॉर कनेक्शन कार्ड है जो। अब ये क्लाइंट भी चला के देखते हैं क्या होता है। क्लाइंट पे एरर आया, कह रहा है जी ओनली वन यूजेज ऑफ ईच सॉकेट एड्रेस इज नॉर्मली परमिटेड। वन यूजेज ऑफ ये सॉकेट एड्रेस नॉर्मली परमिटेड। अच्छा, इसको एक मिनट बंद करके देखते हैं क्या क्या मसला है। ओके ठीक है, सही है। असल में मेन ऐप यही है हमारी सर्वर, तो यही रन हो रहा है। इसको एक दफा रन करते हैं, ये अब सर्वर रन हो रहा है। फिर उसके बाद हम इस क्लाइंट वाली को मेन ऐप करते हैं, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ठीक है, सेटअप स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बाद अब इस क्लाइंट ऐप को रन करते हैं। सॉकेट कनेक्टेड टू दिस, इसका मतलब ये है कि अपने लोकल होस्ट पे ही है और ये वाली पोर्ट है। ठीक है, और रिसीव क्या किया मैसेज इसने, योर डाटा इज रिसीव सक्सेसफुली। ठीक है, क्लाइंट के साथ ये हुआ है। और क्लाइंट ने जो सेंड किया था सर्वर पे वो क्या आया जी, टेक्स्ट रिसीव्ड, दिस इज अ टेस्ट क्लाइंट। ठीक है, टेस्ट क्लाइंट रिसीव करने के बाद क्लाइंट का मैसेज, उसको ये मैसेज सेंड किया कि योर डाटा इज रिसीव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद वेटिंग फॉर कनेक्शंस अगेन से हो रहा है सर्वर, क्योंकि ऑलवेज ट्रू लगाया हुआ था हमने, वाइल ट्रू। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है क्लाइंट सर्वर की बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में। ठीक है, तो वेब सर्विसेज आप तब यूज करते हैं जब आपने वेब पे कोई चीज एक्सपोज करनी हो जो कि इंटरनेट पे। ठीक है, और उसमें डाटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, एक्सएमएल की फॉर्म में होगा, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आप एक्सएमएल की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो वेब सर्विस है तो वो अपर लेयर पे है, एप्लीकेशन लेयर पे है, और वो थोड़ी स्लो है, नेटवर्क पे है वो, सॉरी इंटरनेट पे है वो, और वो स्लो है थोड़ी। जब आपको फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए हो, टीसीपी जो है मेरे ख्याल से फोर्थ लेयर पे होता है शायद। ठीक है, जब आपको फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए हो तो वो आप यूज करते हैं टीसीपी सॉकेट्स। ठीक है, सॉकेट्स ये करेंगी कि बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगी डाटा, हाईली स्ट्रक्चर्ड एक्सएमएल नहीं होगी ये, ना ही ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे हमने देखा स्ट्रिंग वेरिएबल्स थे, उनको स्ट्रिंग्स को हमने बाइट अरे में कन्वर्ट करके सेंड किया। ठीक है, और रिसीव भी उसी फॉर्म में किया। तो बाइट्स की फॉर्म में डाटा सेंड होगा, लेकिन फास्टेस्ट होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ लेयर, एप्लीकेशन लेयर मेरे ख्याल से फोर्थ होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है सेवंथ शायद। फोर्थ लेयर पे मेरे ख्याल से ये होता है टीसीपी सॉकेट। तो ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन अगर आपने करनी हो और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करनी हो तब आप ये सॉकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा समझ आया आपको कम्युनिकेशन का यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैंने इस सर्वर को, सर्वर से एक क्लाइंट यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि पैरेलल में 10 क्लाइंट्स एक्सेप्ट हों एक साथ, मतलब एक को रिसीव करके डाटा सेंड करके फिर दूसरे का वेट ना करे, बल्कि इकट्ठा ही 10 क्लाइंट्स को एक्सेप्ट कर सके, तो मैं क्या करूंगा, थ्रेड्स यूज करूंगा, मल्टी थ्रेडिंग यूज करूंगा। यानी कि हर क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए एक अलग थ्रेड बना दूंगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट करके एक मेथड कॉल करूंगा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्लाइंट को। ठीक है, ये बात याद रखने वाली बात है। समझ आई बात कुछ, सॉकेट्स और यहाँ पे सॉकेट्स में थ्रेड कैसे लगेंगे, समझ आई। यस सर, समझ गया। ठीक है, ये भी टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको भी अगर आप लोग कोड वगैरह थोड़ा सा देख लें तो अच्छी बात है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो बताए।
ये हमारा लास्ट टॉपिक था, थ्रेड्स और सॉकेट्स। तो इसके बाद से हम डेमो स्टार्ट करेंगे जुमेरात वाले दिन से। जिन-जिन लोगों के लिस्ट में शुरू में नाम है, उसी तरतीब से डेमो होंगे, ठीक है? किसी ने अपना डेमो मिस किया तो और मैं दोबारा उसको टाइम नहीं दूँगा, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई इश्यू है, आप मुझे जुमेरात से पहले ही बता दें। किसी भी बंदे को कोई इश्यू है कि सर हम जुमेरात को नहीं दे सकते इस वजह से ये वो। कोई वैलिड वजह हुई तो मैं आपकी की का टा जो टाइम है वो आगे कहीं कर दूँगा। लेकिन जुमेरात को अपने डेमो के बीच में अगर कोई बंदा ना हाज़िर हुआ, तो उसके डेमो में 0 मार्क्स लगेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है? और ये आपके सॉलिड 10 मार्क्स हैं, ठीक है? मतलब ये कन्वर्ट भी नहीं होंगे, एग्ज़ैक्ट 10 है ये। तो इन पे काफ़ी ओके सर। फ़ोकस करें आप। आपके पूरे 10 मार्क्स ही वरना लूज़ हो जाएँगे, ठीक है? डेमो अच्छा दें, प्रोजेक्ट अच्छा बनाएँ, उसमें कोई कमी-पेशी है उसको कवर करें, ठीक है? और सारा खुद किया हो। किसी भी पॉइंट पे आपको पता है मैं फिर कॉपी यही चीज़ देख रहा होता हूँ कि इसने कॉपी तो नहीं किया हुआ। अगर मुझे कहीं भी पता लगा इसने इंटरनेट से उठाया है, किसी सीनियर से उठाया है या कॉपी किया है, तो वहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लग जाएँगे, ठीक है? और इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अपने टाइम पर ही डेमो दें। कोई बंदा अगर लेट हो जाएगा या अपने डेमो मिस करता है किसी भी वजह से, तो वो फिर मैं दोबारा टाइम नहीं दूँगा। ठीक है जी? ओके सर। सर ये प्रोजेक्ट सबमिशन एक डेट आगे कर दें। ठीक है, कल करा दें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप कल करा दें, कोई मसला नहीं। देखें, अगर आप लोग मुझे टाइम से पहले बताएँगे कोई ना कोई मसला है आपका, ये मसला है, वो मसला है, तो शायद मैं कुछ ना कुछ कर दूँ। सर जिनका थर्सडे को हो जाएगा और बाकियों का किस दिन होगा? बाकियों का अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को हो, लेकिन क्लास में ही, लेकिन ये है कि मैंने 1-2 मेकअप क्लासेस भी लेनी है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा जीआर से कि जो टाइम अगर मंडे को कोई क्लास रखी गई, तो हो सकता है मंडे को भी हो जाए। और कितने ग्रुप्स का हो जाएगा थर्सडे? जितने का भी हो गया, कोई फिक्स नहीं है, 3-4 तो एटलीस्ट हो ही जाए शायद। ओके सर, ठीक। कोई फिक्स नहीं है। किसी का टाइम भी लग जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। वो डिपेंड करता है ना आप डेमो कैसा देते हैं। कुछ ऐसा डेमो दे दें अगर लोग कि जी मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ कि जी इसने खुद किया है और मेहनत भी की है, चलो बस ठीक है और पूछने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर उसका जल्दी हो जाएगा। यस सर, ठीक। चलें जी, ठीक है फिर, ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।